हेलो एवरीवन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आज पढ़ने वाले हैं डिटेल में वेक्टर के बारे में। थोड़ा सा वेक्टर भी देख लेते हैं। कुछ हमने लास्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये सब पढ़ा था हमने। थोड़ा सा हम इस क्लास में वेक्टर पे फोकस करेंगे। फिर से दोबारा हम आएंगे बेसिक मैथ पे, क्योंकि अब यहाँ से दोनों साथ में पैरेलली चलेंगे, जिसका एप्लीकेशन हम आगे करने वाले हैं। ठीक, तो मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या बताया था मैंने? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्या बताया था इसमें मैंने? कि इसमें कोई पॉइंट होगा जिसको हम किसी ऑब्जर्वर, जिसको ओरिजिन मान के हम उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि वो पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे कि वो किस पोजीशन पे है। यही बताया था। जिसके बेस पे मैंने इस कोऑर्डिनेट को दो दो तरीके से डिनोट किया था, जिसमें एक 2D और सेकेंड वन इज 3D। 2D में हम क्या करेंगे? डील्स विद 2 पॉइंट्स, या इसको ऐसे लिखते हैं, डील्स अ पॉइंट विद 2 कोऑर्डिनेट्स। जैसे x, y, अगर एक्स वाई होगा तो y, z। अगर वाई जेड एक्सिस लिया तो हमने x, z। अगर हमने क्या लिया, एक्स जेड लिया तो ठीक। वैसे ही 3D में किसी पॉइंट को हम कितने कोऑर्डिनेट से डील करने वाले? 3 कोऑर्डिनेट से। यहाँ पे देखिए पेयर ऑफ नंबर चल रहे हैं, मतलब कोई दो पेयर ऑफ नंबर्स। ठीक है ना? इसमें किसी पॉइंट को एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट से डील करेंगे, इसलिए इसमें क्या करेंगे? ट्रिपलेट्स ऑफ नंबर। ट्रिपलेट्स ऑफ नंबर्स, एक्स, वाई एंड जेड, इसमें डील करने वाले हैं हम। ठीक है, जैसे चलिए, ठीक। अगर मैं मानो, ये देखिए, ये एक तरीके का क्यूब है, जिसमें अगर मैं इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मान के चलूं, तो क्या हमें दिख रहा है बताइए? हमें दिख रहा है कि जो ए, बी, वेट, सी और डी, जो ए बी सी डी सरफेस है वो फेस फेस बैक साइड में है, और जो ई, एफ, जी एस सरफेस है ये आपके बाहर की तरफ है। यही दिख रहा है ना? ए बी सी डी सरफेस आपके बैक साइड में है, और ई एफ जी एस सरफेस क्या है? आपके बाहर की तरफ है। ठीक। अब अगर मैं प्लेन की बात करूं, थोड़ा सा मैं एक और डायग्राम बना लेता हूं।
ध्यान से, जैसे ये देखिए, ये जो है ये एक्स वाई प्लेन है। ये कैसा प्लेन है बताइए? प्लेन मीन्स 2D, यही पढ़ाया था मैंने ना। ये कैसा प्लेन हो गया बताइए? एक्स वाई। वैसे ही अगर ये देखें हम, तो ये एक्स है, ये क्या है आपका एक्स, और ये बाहर की तरफ क्या है, ये जेड है। तो ये कैसा प्लेन हो गया बताइए? एक्स जेड प्लेन। ठीक वैसे ही अगर इसको देखूं, ये बिल्कुल क्या है बताइए? बिल्कुल इस साइड में है ना, इसको मैंने बोल दिया वाई है, और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये क्या होता है बताइए? वाई जेड प्लेन ना। जैसे मान लीजिए बिल्कुल कि यहाँ पे कोई लेट से कोई खड़ा है, इसको क्या लगेगा? ये वाला हिस्सा किधर लगेगा? बैक साइड में, और ये वाला हिस्सा लगेगा इस साइड में। तो उसको क्या लगेगा कि मैं खुद इस हॉरिजॉन्टल एक्स जेड प्लेन में खड़ा हूं, और मुझे ये एक्स वाई प्लेन दिख रहा है और ये वाई जेड प्लेन दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया ना? अब ध्यान से देखिए, यहां से कुछ हम यहाँ से इंफॉर्मेशन देखेंगे और उसको लिखेंगे। एक्स क्या है? इधर प्लस इनफाइनाइट जाएगा और इधर माइनस इनफाइनाइट, यही जा सकता है ना। मैंने बोला एक्स कोई एक कांस्टेंट होगा जो कि बिलोंग्स करेगा, इसको क्या बोलेंगे हम? बिलोंग्स टू। जो क्या करेगा? बिलोंग करेगा। कहां से कहां के बीच में? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में। और इस तरीके से ये एक कांस्टेंट होगा। कैसे? एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है? जेड है। मान लीजिए ये 3 है, क्या लिखेंगे? एक्स इक्वल टू 3 हो गया। अगर ये 5 है, क्या बोलेंगे हम? एक्स इक्वल टू 5 हो गया, यही बोलेंगे ना। अगर देखा जाए ये एक प्लेन है कि नहीं? ऐसे एक प्लेन है ना, या ये भी क्या है बताइए? एक प्लेन है ना। एक्स इक्वल टू 5 का जो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस में ये प्लेन है? 3 यूनिट, और कितने यूनिट है ये? 5 यूनिट। ये एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट जो कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी हो सकता है, वो एक ऐसा प्लेन है जो वाई जेड के परपेंडिकुलर। देखिए, जो वाई जेड के क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर हो रहा। इसीलिए इसलिए क्या बोल दिया गया? एक्स इक्वल टू कांस्टेंट इज अ प्लेन विच इज, सॉरी, ये वाई जेड का पैरेलल हो रहा है। क्या हो रहा है? पैरेलल हो रहा है ना। मैंने परपेंडिकुलर बोल दिया था, क्या हो रहा है? ये पैरेलल हो रहा है। तो क्या बोल देंगे? एक्स इक्वल टू कांस्टेंट इज अ प्लेन विच इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ठीक। अब बताइए, वैसे ही अगर मैं लिखूं, एक्स था, ये वाई था, और ये क्या है बताइए? जेड है। कोई अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, लेट से मान लीजिए y इक्वल टू 4 है। ये क्या है? y इक्वल टू 4 है।
क्योंकि मैंने वाई एक्सिस पे ट्रेवल किया ना, तो देखिए ये एक तरीके का प्लेन बना रहा है कि नहीं। ये y इक्वल टू 4 एक ऐसा प्लेन है जो किसके पैरेलल दिख रहा है हमें, बताइए। एक्स जेड प्लेन का। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? अब देखिए तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इस तरीके से बिलोंग्स कर रहा है कि कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, कहीं हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है। किस तरीके से, इज अ प्लेन which is parallel to xz plane। यानी कि xz प्लेन को आप y प्लेन भी बोल सकते हैं और yz प्लेन को आप x प्लेन भी बोल सकते हैं। xz प्लेन को आप y प्लेन भी बोल सकते हैं और yz प्लेन को आप क्या बोल सकते हैं, x प्लेन भी बोल सकते हैं। वैसे ही अगर अगर मान लीजिए कोई ओरिजिन से मैं इधर जाता हूं, ये प्लेन बनाता हूं, तो सिमिलरली हम इसको क्या लिख सकते हैं, बताइए। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, इस तरीके से बिलोंग कर रहा है। और ये क्या है, प्लेन हो गया। सिमिलरली इज अ प्लेन which is parallel to xy plane, which is parallel to xy plane। हमने क्या समझा अभी तक, हमने ये समझा कि अगर कहीं xy प्लेन होगा, इसको हम जेड प्लेन भी कह सकते हैं, पैरेलल है ना। yz प्लेन होगा, तो इसे एक्स प्लेन भी कह सकते हैं, और एक्स जेड प्लेन होगा तो हम इसे वाई प्लेन भी कह सकते हैं, वाई प्लेन भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए अब फिर से वापस आते हैं, मान लीजिए कोई पी है और ये इस तरीके से पी है कि ये बाहर की तरफ है। जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, कमरे का ये क्या हुआ, डायगोनल हुआ ना, बाहर की तरफ हुआ कि नहीं। इस तरीके से ये किधर है, बाहर की तरफ। मैं इसको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ठीक, ये कोई पॉइंट पी है, ये कोई पॉइंट क्या है, पी है। ये इस तरीके से कि बाहर की तरफ है, किधर है ये, बाहर की तरफ है, मतलब ऐसे की ऐसे कहीं पे।
ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर 2D में चलना होता था, हमें 2D में चलना होता तो किसी पॉइंट P पे चलते थे, तो कैसे हम ट्रेवल करते थे। लेट्स से ये क्या है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, हम क्या चलते थे, एक्स नॉट एक्स एक्सिस में, वाई नॉट पी एक्सिस में, कहाँ पहुंच जाते थे, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे। अब हमें 3D में ट्रेवल करना है, इसका मतलब क्या, हमने चला होगा, अगर लेट से P का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, किधर चला होगा बताइए, हमने चला होगा एक्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस में, देन वाई डिस्टेंस वाई एक्सिस में, और बाहर की तरफ कितना, जेड डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं, एक्स वाई और बाहर की तरफ जेड। और जैसे कि हमें पता ये क्या था, ये क्या था हमारा, ये एक्स जेड प्लेन है, यही है ना। अगर कोई कहे कि इसका कोऑर्डिनेट बताइए ओरिजिन का, तो हमें पता है इसका क्या लिखेंगे हम, 0,0,0। अगर कोई कहेगा ए पे बताइए, ए किस पे, एक्स एक्सिस पे है कि नहीं, क्या ए में ट्रेवल करने के लिए हमने वाई और जेड में चला, नहीं। एक्स में कितना, एक्स एक्सिस में कितना चला, एक्स, एक काम करता हूँ इसको एक्स नॉट कर देता हूँ, एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट। एक्स में कितना चला, एक्स नॉट, वाई में चला मैंने, नहीं, जेड में चला मैंने, नहीं। लेकिन जैसे ही बी पे गए, तो बी किधर है बताइए, बी किधर है, एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं। क्या हमने जेड में कुछ ट्रेवल किया होगा कोई भी डिस्टेंस, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, बी पे चलना है तो हमें बिल्कुल ऐसे ही एक्स नॉट एंड देन वाई नॉट, कहाँ पहुंच गए बताइए, एक्स नॉट वाई नॉट, और जेड में बिल्कुल कुछ भी नहीं चला हमने। वैसे ही अगर सी पे चलना हो, सी का कोऑर्डिनेट लिखना हो हमने, तो क्या बताइए, सी वाई एक्सिस पे है कि नहीं, क्या एक्स में हमने कुछ चला, नो। जेड में चला, नहीं। सिर्फ किस में चला हमने, वाई में चला है, एक्स जीरो, वाई वाई नॉट, और जेड भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक। अगर मान लीजिए मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, कहीं यहाँ पे है। ये बताइए प्लेन ऐसे होगा कि नहीं, ऐसे होगा ना बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ होगा तो एक्स में हमने कुछ ट्रेवल किया, नो। एक्स क्या हो गया बताइए, जीरो। लेकिन हमने देखा कि ये, अगर मैं इस पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वाई में हमने वाई नॉट चला, और ये बाहर की तरफ है, किधर है आपके, बाहर की तरफ है, तो जेड एक डायरेक्शन में क्या चला हमने, जेड नॉट चला। ठीक। वैसे ही जी पे आ जाइए, जब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, क्या बताइए, एक्स में मैंने कोई चला, नो। वाई डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड है ना, लेकिन मैं इससे प्लेन से बाहर की बात कर रहा हूँ। बताइए क्या वाई डायरेक्शन में कोई चला मैंने, नो। और जेड में कितना चला, जेड ना, जेड में कितना चला मैं बाहर की तरफ, जेड ना। तो ये क्या आ जाएगा बताइए, 0,0,, जेड। बात समझ में आई कि नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर वैसे ही मैं एच की बात करूं, ये है एच, एच किस में है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन, सॉरी एक्स जेड प्लेन में है ना, जो बाहर की तरफ है, किधर है बताइए, एक्स जेड प्लेन है ना, जो बाहर की तरफ है। तो एक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा ना, 3D में विजुलाइज करने की कोशिश करिए, ऐसे बाहर की तरफ, जैसे ये देखिए ऐसे होगा कि नहीं, बाहर की तरफ, ये जो ये जो होगा सेम वही ये भी डिस्टेंस होगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। अब ध्यान से देखिए, तो मैंने बोला कि ये भी क्या होगा, एक्स में चला एक्स नॉट, वाई में कुछ भी नहीं चला क्योंकि ये वाई जेड प्लेन नहीं है, ये क्या है, एक जेड प्लेन है। और ये जेड में कितना चला हमने बताइए, जेड। वैसे अगर पी में चलना हो तो पी किधर है आपका, बाहर की तरफ है, पी किधर आपका बाहर की तरफ है, 3D में ऐसे, यानी कि हमने
और कुछ एक्स एक्सिस से भी ऊपर है, कुछ वाई एक्सिस में भी है और कुछ जेड एक्सिस में भी है। कैसे चला होगा हमने यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट और बाहर की तरफ जेड नॉट। कैसे चला मैंने, एक्स नॉट वाई नॉट और बाहर की तरफ जेड नॉट। तो क्या हो गया बताइए, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड। बात समझ में आई। इसको बोला मैंने एक्स जेड प्लेन, इसको बोला मैंने एक्स वाई प्लेन, और इसको बोला मैंने वाई जेड प्लेन। इस तरीके से हमने सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लिए 3D में। 2D में तो और इजी है लिखना, 2D में तो और इजी है लिखना। अगर मान लीजिए अगर सिर्फ हम एक्स और वाई में डील कर रहे हैं, कोई पॉइंट पी है, कैसे लिख देंगे बताइए, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ये क्या बता रहा होगा, हमने चला एक्स एक्सिस में इतना और वाई एक्सिस में, यही होगा ना। ये एक्स नॉट डिस्टेंस और ये क्या वाई नॉट डिस्टेंस। अगर कोई कहेगा कि नहीं मुझे इस प्लेन में बताना है, कोई पॉइंट पी है, तो हम क्या कहेंगे, वाई डायरेक्शन में चला वाई नॉट, और फिर बाहर की तरफ किधर चला हमने, जेड डिस्टेंस चला हमने जेड नॉट। ये भी क्या आ जाएगा बताइए, वाई नॉट कॉमा जेड नॉट। मैं 2D की बात कर रहा हूँ सिर्फ, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स को जीरो नहीं देखा, सिर्फ दो कोऑर्डिनेट में बात कर रहा हूँ। वैसे ही इसकी बात की जाए तो इसमें सिर्फ कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स होगा, वाई नहीं होगा और सिर्फ जेड होगा। ये समझा रहा था कब से ना, समझ में आया ना। अब यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे ये ओपी एक डायगोनल है। ओपी क्यूबॉइड का क्या है, डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है, अगर ये मान लीजिए एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट है, और ये क्या है, 0,0 है, तो आपने डिस्टेंस फार्मूला देखा होगा, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट, और ये क्या है, ओरिजिन है। तो डिस्टेंस फार्मूला से अगर आर निकाले तो क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्स क्वाड्रेंट, यही करते हैं ना। एक मिनट, क्या बोला मैंने, ये मान लीजिए ओ है और ये क्या है पी, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट, और इसको क्या बोला मैंने, 0,0,0 ओरिजिन है ना, और इसको आर बोल दिए। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता था, अंडर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ जेड कोऑर्डिनेट। यानी कि यहाँ से क्या आ गया बताइए, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड। यही तो डायगोनल आता था ना, यही डायगोनल आता था कि नहीं। दूसरा तरीका क्या है इसको समझने का, ये बताइए, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको क्या लिख रहा था बताइए, ये वाला एक्स नॉट 0 और जेड नॉट, ये लिख रहा था ना। ध्यान से देखिएगा, ये प्लेन बाहर की तरफ है कि नहीं, अगर इसको मैं जेड बोलूं और इसको क्या बोलूं, एक्स बोलूं, ये बाहर की तरफ है कि नहीं। जब बाहर की तरफ है तो ये इस प्लेन का एक डायगोनल हुआ कि नहीं, देखिए ऐसे, ये एक प्लेन का डायगोनल हुआ कि नहीं, जिसमें ये क्या आपका, ये है आपका एक्स नॉट और ये क्या है जेड नॉट। ये कितना आ जाएगा बताइए, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। यही पढ़ा है हमने ना, रेक्टेंगल वगैरह का डायगोनल यही होता है ना, अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। और यहां से ये है आपका, और यहां से ये आपका वाई नॉट, ऐसे है ना, यहां से ये आपका क्या, वाई नॉट। और ये क्या बना था, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्या बना था बताइए,
ये बना था अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर, और ये क्या है वाई नॉट स्क्वायर। ये एक डायगोनल होगा कि नहीं, देखिए ये ऐसे डायगोनल होगा कि नहीं। ओके, तो हमने देखा कि ये जो प्लेन है इससे ये वाई नॉट है और ये क्या है परपेंडिकुलर है, और यही तो हमारा क्या था बताइए ओरिजिन है, और यही क्या है पी है। हमने देखा कि ये कितना आ रहा है अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर, यानी कि ये एक तरीके का इस तरीके से हो गया, ये प्लेन में परपेंडिकुलर हो गया ना। और ये क्या है वाई नॉट, और ये क्या है एक्स नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। यहाँ से आर निकालिए, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, ये क्या आपका ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, किस प्लेन पे एक्स जेड प्लेन पे, किस प्लेन पे एक्स जेड प्लेन पे। तो इसका स्क्वायर प्लस ये बेस, यही बेस बना कि नहीं, इसी पे परपेंडिकुलर है ना। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए एक्स नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए वाई नॉट स्क्वायर प्लस ये करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताइए आर इक्वल टू सेम बना कि नहीं। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से भी और इस तरीके से, समझ में आए कि नहीं। इस तरीके से हम डायगोनल निकाल लेंगे। ओके, चलिए और देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। क्या लिखा मैंने फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, अब एनीथिंग, जैसे मान लीजिए कि आपको डिस्टेंस मेजर करना है या इस पेन की लेंथ को मेजर करना है, आप स्केल लोगे उससे मेजर करोगे। जैसे दुकान पे गए तो दुकान वाले ने क्या किया आपको, जैसे शुगर लेना है तो उसको वेट किया, उसके बाद वेइंग मशीन से फिर आपको दे, उसने वेट करके दे दिया। तो वो सब कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसको किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से क्या किया जा रहा है मेजर किया जा रहा है। क्या बोला मैंने बोला एनीथिंग anything that can be measured, that can be measured by instrument, वो सब कुछ, वो सब कुछ जिसको हम क्या करते हैं किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं मेजर करते हैं, उसको क्या बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं। इस तरीके इसको हम बहुत तरीके से कैटेगराइज करेंगे। जैसे पहला टाइप हुआ इसका हो सकता है आपने इसको पढ़ा हो फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोला मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा पढ़ा हमने डेराइव, काम करते क्वांटिटीज कर लेते हैं, बहुत कुछ होगा ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा क्या होगा डेराइव क्वांटिटीज। समझ में आया। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होता क्या है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटम के बारे में, एटम क्या होते हैं, या इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जिनको फंडामेंटल पार्टिकल बोला जाता है। मतलब ये मान के चला जाता है कि इससे छोटा पार्टिकल नहीं हो सकता, तभी बोलोगे ना। जैसे और उसके चार्ज को बोल दिया जाता है फंडामेंटल चार्ज है, या उससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे ही
फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो किसी की हेल्प से नहीं बनती, जो किसी की हेल्प से नहीं बनती, इनकी हेल्प से बनाया जाता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे लेट से मैं बोल दूं, जैसे मैं बोल दूं वेलोसिटी, क्या बोल दूं बताइए, वेलोसिटी, तो क्या कहेंगे इसे, वेलोसिटी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये बताइए डिस्प्लेसमेंट को मेजर किस में करते हैं, किस यूनिट में, जनरली मीटर में, और टाइम को किस में करते हैं बताइए, सेकेंड में। तो हमें क्या समझ में आया, वेलोसिटी को हम जब मेजर कर रहे हैं तो एक यूनिट है जिसको बोला मीटर पर सेकेंड, उसमें मेजर कर रहे हैं। क्या मीटर को किसी और यूनिट में मेजर करेंगे, या लेंथ को मीटर किलोमीटर के अलावा और किसी यूनिट में हम मेजर करेंगे, समझ में आ रहा है, नहीं, जब नहीं तो ये मीटर सेकेंड ये सारे क्या हो गए, ये सारे फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, इनको मेजर करने के लिए किसी दूसरे यूनिट की जरूरत नहीं होती। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहां से हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया these are the quantities which are independently exist। क्या बोला मैंने, दीज आर द क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। दूसरा क्या, दे can't be written in terms of other physical quantity। मतलब क्या, इनको इनको किसी और फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में नहीं लिखा जा सकता। बात समझ में आई कि नहीं, डेराइव्ड क्या होते हैं, डेराइव्ड क्या होते हैं, these are the quantities, these are the quantities which can be written with the help of fundamental quantities, fundamental मतलब डेराइव्ड क्या हुए, डेराइव्ड क्या हुए, ऐसे क्वांटिटीज हैं जो किसके हेल्प से लिखे जा रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से लिखे जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना, और यहीं पे थोड़ी सी यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे। ये फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से किसी टर्म में मेजर किए जाते हैं। जैसे लेंथ को कोई ऐसे नहीं बोलोगे ना कि 5, कुछ तो होगा जो उसको जस्टिफाई कर रहा होगा, उसी को क्या बोलेंगे, यूनिट। जैसे लेंथ को मीटर में, किलोमीटर में, मास को किलोग्राम में मेजर किया गया, टाइम को सेकेंड आवर्स में मेजर किया गया, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में मेजर किया गया, टेंशन को न्यूटन में, फोर्स को न्यूटन में, सरफेस टेंशन को न्यूटन पर मीटर में, इस तरीके से मेजर किया गया। तो फिजिकल क्वांटिटी को जिन टर्म्स में मेजर किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है। यहीं से आया फंडामेंटल यूनिट्स। क्या आया बताइए, फंडामेंटल
मेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगा? These are the units. These are the units in which fundamental quantities are measured. These are the units in which fundamental quantities are measured. यानी कि ये ऐसे यूनिट्स होते हैं जिसमें किसको मेजर किया जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। बात समझ में आ रहा है ना? वैसे ही डेराइव्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज को किसमें मेजर करते हैं हम? डेराइव्ड यूनिट्स। समझ में आया कि नहीं? डेराइव्ड क्वांटिटी को किसमें मेजर करते हैं? डेराइव्ड यूनिट्स में। ओके, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लास्ट वन इज लुमिनस इंटेंसिटी। So there are only 7 fundamental quantities. There are only 7 fundamental quantities with the help of which derived quantities are made. Okay, तो टोटल कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। डिटेल में समझेंगे बाकी इन दोनों के बारे में। ये तो केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे आप लोग, अमाउंट ऑफ मोल, मोल कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे ना। मास को हम करते हैं किलोग्राम, लेंथ को करते हैं हम मीटर में मेजर, यही करते हैं ना। टाइम को किस में? सेकंड में। करंट को एम्पियर में। टेम्परेचर को केल्विन में, इसी में मेजर करते हैं ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में, सीडी। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में बाद में समझेंगे, ठीक? ओके, तो हमने क्या समझा बताओ? तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी जिनकी हेल्प से हम बाकी डेराइव्ड क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे? बना रहे होंगे। जैसे जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है बताइए? डिस्टेंस बाय टाइम। जिससे आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी। ये क्या होता है बताइए? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जैसे पढ़ा होगा आपने फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे पढ़ा होगा आपने वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही पढ़ा होगा आपने ना। ये बताइए डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस एक तरीके का लेंथ है। डिस्टेंस एक तरीके क्या है? लेंथ है, जिसको हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और टाइम को किस में मेजर करते हैं बताइए? सेकेंड में। टाइम किस में मेजर होता है? सेकेंड में। यानी कि जो स्पीड की यूनिट बनी वो क्या बनी? मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट। सेकेंड क्या है? फंडामेंटल यूनिट। यहां से क्या पता चला? इन दोनों यूनिट को यूज किया गया स्पीड को बनाने में। स्पीड क्या हो गया एक तरीके का बताइए? डेराइव्ड क्वांटिटीज। क्या हो गया? डेराइव्ड क्वांटिटी। वैसे ही वेलोसिटी के बारे में देखें तो डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर करते हैं मीटर में, क्योंकि एक तरीके का लेंथ होता है ना। और टाइम को भी मेजर करते हैं सेकेंड में। तो वेलोसिटी भी की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। जो एक तरीके क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटीज।
जैसे मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये इतना पता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और मैंने चेंज को बताया था डेल्टा से डिनोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम को किस में मेजर करते हैं सेकेंड में। एक्सेलरेशन क्या बना बताओ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया आपका मास हुआ केजी और इंटू एक्सेलरेशन हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स किस में मेजर हुआ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आगे चल के हम क्या बोल देंगे न्यूटन। फोर्स वर्क लिखना है, फोर्स क्या होगा बताइए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट पहले से क्या बन गया बताइए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरीके ये बताइए वर्क में भी क्या आया केजी एक तरीके का फंडामेंटल यूनिट है, मास भी फंडामेंटल यूनिट है और सेकेंड भी फंडामेंटल यूनिट है। फोर्स में भी केजी मीटर और सेकेंड तीनों क्या है फंडामेंटल यूनिट, इसलिए सारे क्या है डिराइव्ड क्वांटिटीज है। सारे क्या है बताइए जो किसकी हेल्प से बनाए गए हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से। ये हुआ पहला तरीका देखने का फिजिकल क्वांटिटी को। दूसरा दूसरा तरीका क्या कहता है कि मैं फिजिकल क्वांटिटी हूं तो मैं कैटेगराइज अलग तरीके से भी हो सकता हूं। फिजिकल क्वांटिटीज इसने बोला कि मैं कैटेगराइज तीन तरीके से हो सकता हूं। बोला कि मैं वेक्टर क्वांटिटीज भी हो सकता हूं, मैं स्केलर्स भी हो सकता हूं, और तीसरा जिसको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना क्योंकि अपने जेई नीट के सिलेबस में नहीं है टेंसर क्वांटिटी भी हो सकती है। कितनी क्वांटिटी बताइए वेक्टर्स स्केलर्स एंड टेंसर्स। ओके अब बताइए वेक्टर्स होते क्या हैं। जैसे मैं कहूं आपसे कि ये फोन है, इस पे मैंने फोर्स इधर से लगाया तो हो सकता है फोन आगे की तरफ इधर मूव करे, या हो सकता है कि इस पे फोर्स में फ्रॉम अप टू डाउन लगाऊं तो नीचे की तरफ जाए। ठीक, या जैसे मैं कहूं कि मैं यहां खड़ा था अब यहां से मैं राइट की तरफ मूव कर रहा हूं, या यहां से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूं, और इस तरीके से मूव किया कि यहां से मैं 3 मीटर राइट गया या 2 मीटर लेफ्ट गया। तो मैंने यहाँ पे दो बातें मेंशन की, पहली क्या कि कितना चला 3 मीटर या 2 मीटर, या कितना न्यूटन का फोर्स लगाया फ्रॉम अपवर्ड और डाउनवर्ड, कितना न्यूटन का फोर्स लगाया या कितना चला, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। समझ में आया कि नहीं, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को जब भी हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो दो तरीके से मेजर होगा। एक तो कितना मैग्नीट्यूड है, जैसे मान लीजिए 10 न्यूटन 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 5 मीटर पर सेकेंड कुछ भी कर सकते हैं एक्सेलरेशन। दूसरा क्या ये जो फोर्स लगा, ये जो फोर्स लगा किस डायरेक्शन में लगा, फ्रॉम अप टू डाउन, डाउन टू अप, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, या जो मैं अपने ओरिजिनल पोजीशन से चला 3 मीटर 4 मीटर राइट में चला कि लेफ्ट में चला। यानी कि मैंने यहाँ पे दो बातों का जिक्र किया, एक तो कितना और दूसरा किस डायरेक्शन में। क्या क्या किया मैंने हाउ मेनी और हाउ मच, और दूसरा इन विच डायरेक्शन।
हाउ मच और हाउ मेनी एंड इन विच डायरेक्शन, या हाउ मेनी या हाउ मच, यही हमें क्या बताता है, यही हमें बताता है मैग्नीट्यूड। क्या बताता है बताइए, क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। और ये इन विच डायरेक्शन, इससे हमें सीधे दिख रहा है कि क्या पता चल रहा है, किस डायरेक्शन में। तो वेक्टर को ऐसे डिफाइन किया गया है कि दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, these are the physical quantities which are justified by magnitude and direction. These are the physical quantities which are justified by the magnitude and direction. और इसके साथ थोड़ा सा और ऐड कर दिया गया, जिसको अभी मैं बाद में बताऊंगा, follows vectors law of addition, follows law vector law of addition। सर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, मतलब इसका क्या, जैसे मान लो कि कोई नंबर है 5+4, डायरेक्ट ऐड कर देते हो कि नहीं। 10 कूलम का चार्ज है, 5 कूलम ऐड कर दिया, डायरेक्ट कितना कूलम हो गया, 15 कूलम हो गया। किसी वायर से इधर से 8 एम्पियर आ रही है और यहाँ से 5 एम्पियर आ रही है, यहाँ से टोटल मान लीजिए 13 एम्पियर आएगा। क्या इसमें बताइए, मैंने इसको डायरेक्टली ऐड कर दिया ना, प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, इसको बोलते हैं स्केलर एडिशन। क्या बोलते हैं, स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन क्या होता है, डायरेक्टली ऐड कर दिया हमने, स्केलर एडिशन। या डायरेक्टली प्लस या कर दो या माइनस कर दो। लेकिन एक बात बताना, अगर मैं कहूं कि 10 न्यूटन मैं इधर से लगा रहा हूं फोर्स और 15 न्यूटन इधर से लगा रहा हूं, तो क्या आपको कोई बोलेगा कि टोटल फोर्स बताओ, क्या आप सीधे 10 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन कर सकते हो, नहीं। क्यों, क्योंकि 10 न्यूटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लग रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लग रहा है, और 15 न्यूटन फ्रॉम अप टू डाउन लग रहा है। डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते ना, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। समझ में आया कि नहीं, दोनों की डायरेक्शन मैटर कर गई। इसी वजह से बोला गया कि जब भी ऐसे क्वांटिटीज को हम ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे जिनका डायरेक्शन मैटर कर रहा है, उनको हम डायरेक्ट स्केलर एडिशन नहीं कर सकते हैं। उनके लिए हम एक लॉ बनाया जिसको बोला गया वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। बात समझ में आई ना, क्या बोला गया, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। तो ये रहा आपका वेक्टर का डेफिनेशन। क्या हुआ कि दीज आर द क्वांटिटीज विच आर जस्टिफाइड बाय both magnitude and direction and follows vector laws of addition. These are the quantities which are defined by or justified by the magnitude and the direction and follows vector law of addition. ठीक, इसमें स्केलर को क्या बोला गया, ये डिफाइन हो सकता है ओनली डिफाइंड बाय ओनली मैग्नीट्यूड। मे और मे नॉट है, इसमें डायरेक्शन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन डायरेक्शन इसमें मैटर नहीं करेगा। मे और मे नॉट है डायरेक्शन, फॉलोज स्केलर लॉ। दूसरा क्या बताया मैंने,
follows स्केलर लॉ ऑफ एडिशन। जैसे सर डायरेक्शन है फिर भी क्यों नहीं मैटर कर रहा है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, या अगर है भी तो कुछ मैटर नहीं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, 5 एम्पियर इधर से आ रही है, 2 एम्पियर इधर से आ रही है, तो आप बोलो इधर से आ रही है, यहाँ से आ रही है, क्या डायरेक्ट मैंने ऐड नहीं कर दिया इसमें? 7 एम्पियर बताइए, क्या मैटर किया? नहीं। इस वजह से हम क्या बोले, डायरेक्शन हो या ना हो, लेकिन हम उसमें सीधे हम क्या करेंगे, स्केलर लॉ को ऐड करेंगे। ठीक। अच्छा, टेंसर क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे, ज़्यादा है नहीं, ये सिलेबस में भी नहीं है, मैं आपको सोचा कि बता दूं। इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और ये किसी प्लेन पे भी डिपेंड कर रहा होगा। प्लेन जो अभी हमने समझा था, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, उस तरीके से ये प्लेन पे भी डिपेंड कर रहा होगा। इसको क्या बोलेंगे हम, टेंसर क्वांटिटी। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आई ना? ओके। तो हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं फिर हम तीनों के। जैसे मैं कहूँ वेक्टर्स के एग्जाम्पल दो, इससे पहले थोड़ा सा मैं कुछ बता दूं। अगर कोई वेक्टर है, मैंने स्केलर से डिवाइड किया, तो हमेशा क्या मिलेगा मुझे, वेक्टर। अगर कोई वेक्टर है और स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो हमेशा क्या मिलेगा मुझे, वेक्टर। ये भी आपको याद रखना है, बाद में समझ में आएगा। वेक्टर बाय स्केलर, वेक्टर एंड वेक्टर इनटू स्केलर, वेक्टर। ठीक। चलिए पहला वेक्टर पोजीशन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि अभी बताया ना कि ये डिपेंड कर रहा है कि किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ये डिपेंड कर रहा है कि किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप कहाँ हो, राइट में हो, लेफ्ट में हो, डायगोनली आप खड़े हो। तो पोजीशन आपकी मैटर करेगी डायरेक्शन पे भी, वो कितने दूर खड़े हो, दोनों मैग्नीट्यूड भी कितना दूर खड़े हो और किस डायरेक्शन में खड़े हो। तो पोजीशन भी क्या एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे डिस्प्लेसमेंट, और डिटेल में सबके बारे में समझेंगे अभी। क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है बताइए, वेलोसिटी। और टाइम एक तरीके की क्या स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक तरीके की क्या स्केलर क्वांटिटी है। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हमें क्या मिल गया, इस वेक्टर बाय स्केलर, वेक्टर मिल गया। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई ना? चलिए, वेलोसिटी के बाद मैंने लिखा एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, टॉर्क। चलो अब इतना ही रहने देते, धीरे धीरे समझेंगे तो और आगे डिटेल में समझेंगे। ठीक। वैसे ही स्केलर्स क्या होंगे, डिस्टेंस। क्यों डिस्टेंस? क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता, आप ऐसे चल रहे हो कैसे भी चलो जिग जैग मोशन में, सारे पाथ को बस ऐड कर दो, वो क्या हो गया डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को आपने पढ़ा होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या बोला मैंने, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो मैटर कर गया कि नहीं, बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही होना चाहिए। और इसमें कैसे भी जिग जैग चलो, सारे पाथ को ऐड करते जाओ, ये क्या दे देगा आपको, डिस्टेंस। डिटेल में एक एक समझेंगे हम अभी। फिर मैंने बोला स्पीड, फिर बोला मैंने टाइम, मास, वर्क, पावर, हीट, एनर्जी,
टेम्परेचर, चार्ज, चलो अभी बाद में और समझेंगे। ये सारे क्या डायरेक्टली ऐड या माइनस हो सकते हैं। 10 kg है, 5 kg और मिक्स कर दो तो 10 kg हो गया। समझ में आया कि नहीं? 10 कूलम है, 2 कूलम और चार्ज ऐड कर दो, कितना हो गया? 12 कूलम हो गया। और आपका थर्ड होता है टेंसर, जैसे अभी पढ़ेंगे हम स्ट्रेस, प्रेशर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब समझेंगे। इस तरीके से हमारा वेक्टर्स, स्केलर और टेम्परेचर के एग्जाम्पल भी खत्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और वेक्टर को और डिटेल में समझेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डायरेक्शन लिखते हैं इसकी। ठीक है ना? किस तरीके से दो वेक्टर के बीच का एंगल लिखा जाता है, किस तरीके से दो वेक्टर क्वांटिटीज को वेक्टोरियल ऐड करते हैं, वेक्टर्स के टाइप समझेंगे, उसका एप्लीकेशन समझेंगे। फिर दोबारा हम वापस आएंगे बेसिक मैथ्स में, जहाँ पे फिर इनका यूज समझेंगे। ओके, चलिए।